कुछ हुई, कुछ खट्टी कुछ। आप तो देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप देख रहे थे ये सीधी तस्वीरें और रूस के विदेश मंत्री अब नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। सुबह से ही लगातार मेहमानों का सिलसिला आने का सिलसिला लगातार जारी है और हम सीधी तस्वीरें सबसे पहले सबसे बड़े नेटवर्क के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि G20 शिखर सम्मेलन पर दूरदर्शन नेटवर्क लगातार आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज लेकर के आ रहा है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल शनिवार और रविवार यानी 2 दिन पूरी दुनिया की निगाहें होंगी भारत में, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है उस पर, क्योंकि वहीं पर राष्ट्राध्यक्ष 20 G20 देशों के शामिल होंगे उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता में जो दुनिया के सामने रखे गए हैं और जहां पर सहमति बनी है। बड़ी बात, अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें G20 शेरपा, भारत के जो G20 शेरपा हैं अमिताभ कांत, उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली जो डिक्लेरेशन है, लीडर्स डिक्लेरेशन, वो तैयार हो चुका है। यानी अब उस पर लीडर्स की मुहर लगनी बाकी है। लीडर समिट में, इस समिट में, शिखर सम्मेलन में उस डिक्लेरेशन को रखा जाएगा और जब सभी देशों के नेता आम सहमति से, कंसेंसस से इसको स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद जारी किया जाएगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा सभी, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो मुद्दे हमने तय किए थे, जो प्राथमिकताएं हमने तय की थी, वहां पर कहां पर सहमति बनी है और कौन से मुद्दे छूट गए हैं अगली प्रेसिडेंसी के लिए, वो भी पूरी दुनिया के लिए साफ हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के नेताओं का भारत आना, जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह से ही शुरू हो गया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए ओमान के सुल्तान हातिम बिन तारिक अल सईद अब से थोड़ी देर पहले नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने उनका स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से देश की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए मेहमानों का स्वागत सिलसिला लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से सांस्कृतिक झलकियां विदेशी मेहमानों के लिए ये खास तौर पर प्रबंध किया गया। सीधे एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी, भारत के सांस्कृतिक धरोहरों के जरिए उनके स्वागत की और देश की परंपरा। हम खुशी के साथ अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए ईश्वर का रूप। और इस महासम्मेलन, महाशिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया का भारत स्वागत करता हुआ थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी नई दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर आपके सामने। बहुत ही अहम यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि का यहां पर आना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। वो वैश्विक मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश में ये संस्था बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारत के इनवाइटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि भारत की प्रेसिडेंसी में 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन के अलावा कई देशों को विशेष आमंत्रण दिया गया है और कई सारी संस्थाओं को भी आमंत्रित किया गया है। और भारत में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। चूड़ियां करके सरसों सर को कर 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 चूड़ियां
तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं बड़े राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली में। और G20 शिखर सम्मेलन में विश्व के दिग्गज नेता हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन नेताओं के जीवन सफर पर भी हम आपको लगातार अपडेट्स, लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बारे में। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का जन्म 29 जुलाई 1957 को टोक्यो में हुआ था। 1982 में उन्होंने वासेदा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि हासिल की। राजनीति में आने से पहले वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक ऑफ जापान में कार्यरत रहे। किशिदा 1993 में पहली बार प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए। साल 1999 और 2000 में उन्होंने पार्लियामेंट्री वाइस मिनिस्टर फॉर कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी संभाली। 2001 में पार्लियामेंट्री सीनियर वाइस मिनिस्टर बने और शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभाली। 2012 से 2016 तक जापान के विदेश मंत्री रहे और जुलाई 2017 में जापान के रक्षा मंत्री बने। अगस्त 2017 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक प्रमुख बने। 29 सितंबर 2021 को पार्टी के चुनाव में वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अक्टूबर 2021 में फूमियो किशिदा जापान के 100वें प्रधानमंत्री बने और नवंबर 2021 में उन्होंने जापान के 101वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको दिखाते हैं भारत जापान के संबंधों पर एक खास रिपोर्ट। भारत जापान के संबंध शताब्दियों पुराने हैं। जापान में बौद्ध धर्म के आने के साथ ही भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देने लगा। आज के समय में भारत में ढेरों परियोजनाएं जापान के सहयोग से चल रही हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की केमिस्ट्री राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात के दौरान भी देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मिलते हैं तो गर्मजोशी देखने को मिलती है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी CEPA के 1 अगस्त 2011 से लागू होने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई। इसमें न केवल वस्तुओं का व्यापार बल्कि सेवाओं, लोगों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, कस्टम प्रक्रियाएं और व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दे भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार कुल 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस अवधि के दौरान जापान से भारत को 16.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 5.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। 2021-22 और 2022-23 में भारत में जापानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्रमशः 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 1.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत और जापान के बीच रेलवे और मेट्रो सेवाओं को लेकर भी सहयोग बहुत बड़ा है, जिसमें प्रमुख रूप से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना और 6 मेट्रो रेल परियोजनाएं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से तैयार की गई हैं। भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 के बाद से राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। एक अहम भागीदार के रूप में जापान का भारत को सहयोग अतुलनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंच चुके हैं और हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं नई दिल्ली के। और आइए जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का जन्म 17 नवंबर 1952 को जोहानिसबर्ग में हुआ था।
1972 में उन्होंने कानून की शिक्षा हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ में प्रवेश लिया। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। बाद में 1981 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से कानून की डिग्री हासिल की। 1982 में उन्होंने नेशनल यूनियन ऑफ माइन वर्कर्स की स्थापना की और यूनियन के पहले महासचिव बने। रामाफोसा को अश्वेत खदान श्रमिकों की सबसे सफल हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए ओलॉफ पाल्मे मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक चुनावों के बाद रामाफोसा सांसद बने। 1994 से 1996 तक उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2014 में वो दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति बने और 2018 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए एक नज़र दक्षिण अफ्रीका और भारत के रिश्तों पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मजबूत संबंधों की मानगी वहां मौजूद भारतीयों की संख्या से लगाई जा सकती है। महात्मा से मंडेला तक के सफर में वहां भारतीयों की विशिष्ट छाप दिखती है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल समुदाय की संख्या लगभग 10 लाख है और यह दक्षिण अफ्रीका की कुल जनसंख्या का लगभग 3% है। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रथम आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका 2016 में रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत में विशेष रूप से मेक इन इंडिया पहल, ऊर्जा क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में दिलचस्पी दिखाई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार 2020 में दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित $10 बिलियन के लक्ष्य से अधिक हो गया है। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर 2012 में जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया था। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की मदद से पूरे दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक गहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हाल ही में संपन्न हुई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ मुलाकात हुई थी। बैठक में भारत दक्षिण अफ्रीका संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इन चर्चाओं में व्यापार, रक्षा और निवेश संबंध प्रमुखता से शामिल रहे। दोनों देश ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर राजी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। G20 शिखर सम्मेलन की सारी तैयारियां पूरी हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले G20 के शेरपा, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने, और जो फाइनेंस ट्रैक को लीड कर रहे थे अजय सेठ, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत में G20 शिखर सम्मेलन से पहले आज प्रेस वार्ता में विस्तार से भारत के एजेंडे को एक बार फिर से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है, इस थीम के साथ शुरू की गई तमाम बैठकों में समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम किया गया। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता और योजनाओं से देश के हर क्षेत्र में विकास हुआ। India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudhaiv Kutumbakam, that is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. During this presidency, we had some broad priorities with which we started. First of which, that at a point of time when the 1/3 of the world is facing a recession, we should drive bold, sustainable, strong, and inclusive growth. The second key priority for us was to have accelerated sustainable development goal. Thirdly,
We wanted the world to take the lead on green development in the context of climate action and climate finance. Our view was that global south, developing countries, emerging markets, which has been a very, very key component of India's presidency, must be able to get long-term financing and must be able to use new instruments for financing. The fifth priority of India's presidency was that we must have technological development and digital public infrastructure. And the last key priority, which the Prime Minister elucidated and which he felt very strongly about, was women-led development to bring women empowerment and gender equality. हमारी संवाददाता मेघना देव इस वक्त सीधे भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिस तरह से एक एजेंडा भारत का G20 शिखर सम्मेलन का एजेंडा अब हमारे सामने है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर तो जो सेशंस हैं वो रखे ही गए हैं। थोड़ा सा हमें ओवरव्यू बताइए कि अगले 2 दिनों में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो क्या करने वाले हैं। मेघना, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मेघना तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, शायद उन तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। और आपको बताएं कि आपसे थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, स्पष्ट तौर पर जो 6 प्राथमिकताएं अभी G20 शेरपा ने गिनाई, उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि पूरा एजेंडा जो राष्ट्राध्यक्षों के साथ तय किया गया है उसमें एक सेशन वन अर्थ पर होना है, वो कल सुबह का सेशन होगा। वन फैमिली कल शाम को इस थीम पर एक सेशन रखा गया है और परसों सुबह के सेशन में वन फ्यूचर पर, ये जो ब्रॉड थीम G20 की प्रेसिडेंसी में भारत ने रखी थी उस पर स्पष्ट तौर पर लीडर्स मंथन करते हुए नजर आएंगे और कई सारे साइडलाइन इवेंट्स रखे गए हैं जिन पर काम लगातार जारी है। प्रेसिडेंट के द्वारा गाला डिनर जो कि कल दिया जाएगा वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहने वाला है और G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से सज धज करके तैयार है। भारत मंडपम में भारत की तकनीकी उपलब्धियों की भी मनोरम झांकियां लगाई गई हैं। ये प्रदर्शनियां यहां आने वाले मेहमानों को भारत की विरासत और यहां के वैज्ञानिक विकास की जानकारियां देंगी। यहां अलग अलग किस्म की झांकियां लगाई गई हैं, जैसे कि कल्चरल गलियारा, एक डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है, क्राफ्ट बाजार गलियारा एक बहुत बड़ा एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि दुनिया के सामने रखता हुआ नजर आएगा। यूपीआई जोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देश की डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमताओं को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए। ये सभी झांकियां आधुनिक भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। भारत मंडपम में संस्कृति गलियारे G20 डिजिटल संग्रहालय नाम से भी झांकी लगाई गई है। संस्कृति गलियारा G20 के सदस्यों और आमंत्रित देशों की साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें G20 सदस्यों और 9 आमंत्रित देशों की सांस्कृतिक महत्व की वस्तुएं रखी गई हैं। वहीं डिजिटल इंडिया का एक्सपीरियंस जोन जो कि हॉल 4 और हॉल 14 में स्थापित किया गया है, उसमें भारत की प्रौद्योगिकी शक्ति के बारे में दुनिया को जानकारी मिलेगी। ये जोन डिजिटल इंडिया की सभी खास पहल के बारे में जानकारियां देगा। इस जोन में माईगॉव, कोविन, उमंग, जनधन, इनाम, GSTN और फास्ट टैग और सरकार की दूसरी ऐसी ही डिजिटल इंडिया की बड़ी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाना है। RBI का भी एक अनोखा पेविलियन बनाया गया है जिसमें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक पैसों के लेन देन को लेकर के अत्यंत आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करता नजर आएगा। यह आर्थिक मामलों में आई तकनीकी क्रांति की हर जानकारी देगा। यहां बैंकिंग क्षेत्र के सभी नए उत्पादों को भी शामिल किया जा रहा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा, पेपरलेस तरीके से जो लोन हासिल किया जाना है उसकी प्रक्रिया, अनोखी भुगतान प्रणाली, UPI वन वर्ल्ड, रुपे ऑन द गो और भारत बिल पेमेंट्स। UPI वन वर्ल्ड को उन विदेशी यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास भारत में बैंक खाते नहीं हैं। ऐसे में विदेशी नागरिक भारत में रहने के दौरान बिना किसी परेशानी के और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहां सभी प्रतिनिधियों को UPI वन वर्ल्ड के जरिए शामिल किया जाएगा। भारत मंडपम में हॉल 3 में बहुत ही अनोखा शिल्प बाजार स्थापित किया गया। इसमें देश के प्रमुख हिस्सों के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। गलियारे में तमाम देशों के प्रतिनिधियों को भारत के स्थानीय उत्पादों को खरीदने का भी मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस शिल्प बाजार में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पादों के साथ साथ खादी ग्रामोद्योग,
ट्राइफेड जैसी केंद्रीय एजेंसियां शिल्प बाजार में हिस्सा ले रही हैं। इस तरह के शिल्प बाजार का मकसद भारत के कारीगरों उनके कौशल को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। तो मेघना देव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। मेघना, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि वो अब तो एजेंडा क्लियर हो गया है, अगले 2 दिन क्या कुछ गतिविधियां रहने वाली हैं? शायद पूरी दुनिया की निगाहें भारत मंडपम पे होंगी जहां इस वक्त आप हैं। बिल्कुल, अगर अंग्रेजी में कहें तो एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड अटेंशन रहेगा भारत मंडपम। और सबसे अहम बात यह है कि जो आइटिनरी है उसमें 3 सेशंस होंगे, वन अर्थ, वन फ्यूचर, इस तरीके से जो 3 सेशंस, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर, ये 3 सेशंस में बांटा गया है। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो इन सेशंस को 2 दिनों में किया जाएगा। एक जो होगा वो कल होगा, 2 सेशंस कल होने वाले हैं और एक सेशन जो है वो 10 तारीख को होने वाला है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो स्पाउस जो आएंगे, जो लीडर्स आएंगे, जो उनकी धर्मपत्नियां होंगी, जो स्पाउस होंगे, उनको पूसा के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ले जाया जाएगा, मिलेट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो उनका वो वहाँ पर भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके साथ 10 तारीख को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो लीडर्स हैं वो राजघाट जाएंगे। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो 9 तारीख को एक गाला डिनर है जो राष्ट्रपति होस्ट करेंगी और वहाँ पर बताया जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक खास तौर पर होगा। भारत में जितने रीजन्स हैं वहाँ का खास इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक वहाँ पर होगा। अगर और मुद्दों की अगर हम बात करें तो बेशक फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर है। उसके साथ ही अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज भी एक अहम सब्जेक्ट हो सकता है। और जिस तरीके से G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि जो 4 प्रमुख चीज़ें थी, एम्बिशियस प्रेसिडेंसी है, इंक्लूसिव प्रेसिडेंसी है, डिसीजन मेकिंग प्रेसिडेंसी है और एक्शन ओरिएंटेड भी है ये प्रेसिडेंसी। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने कहा कि जो लीडर्स का जो डिक्लेरेशन आएगा, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा, उसमें इन चीज़ों की झलक नजर आएगी। तो मेघना, एक तरह से ये तो साफ हो गया कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आने वाला है जिस पर लीडर्स 2 दिनों तक मंथन करेंगे। जब उनकी मुहर लग जाएगी उसका ब्यौरा, उसका खाका पूरी दुनिया के सामने होगा। लेकिन आपसे ये भी हम समझना चाह रहे हैं कि अब आगे जाते हुए क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनती हुई दिख रही है। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया कि यूक्रेन का मुद्दा, रशिया का मुद्दा, चीन का मुद्दा कहीं डिरेल तो नहीं कर देगा इन तमाम डेवलपमेंटल प्रोसेस को जो पूरे साल भर भारत ने मेहनत की है? क्या कुछ कहा विदेश मंत्रालय ने? देखिए, इन विषयों पर अगर हम साफ तौर पर बात करें तो चाइना के मामले पर जिस तरीके से सवाल उठे कि शी जिनपिंग यहाँ नहीं आए इस समिट में और क्या ये इस समिट को डिरेल करेगा या फिर जो प्राथमिकता है वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें तो भारत ने साफ तौर पर अपनी प्रेसिडेंसी में जिस तरीके के विषयों को या कंटेम्प्रेरी विषयों को इंक्लूड किया है तो उससे कोई ज़्यादा अगर हम देखें तो जो भी जो इंक्लूसिव प्रेसिडेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं, भारत ने कहा है कि हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को या डेवलपिंग नेशंस की जो आवाज़ है उसको हम हाई टेबल पर रख रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन पहली बार नज़र आ रहा है अफ्रीकन यूनियन से, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन और उसके ग्लोबल साउथ का नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम जब देखते हैं तो डेवलपिंग जो नेशन है, डेवलपिंग जो वर्ल्ड है, उसकी एक तरीके से जो आवाज़ है वो बनकर भारत सामने आया है अपनी प्रेसिडेंसी में। उसके अलावा हम बेशक जानते हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब से शुरू हुआ है तब से हर मल्टीलैटरल फोरम पर वो एक अहम मुद्दा रहा है। उसके साथ ही अगर फाइनेंशियल क्षेत्र की बात करें, अजय आपने काफ़ी सारी फाइनेंस ट्रैक की मीटिंग्स भी कवर की हैं। आप जानते होंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो फाइनेंसिंग चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। उसके साथ ही अगर हम बात
करें तो जो डेट फॉल्ट हो रहा है देशों का, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके ऊपर चर्चाएं हो चुकी हैं। उसके साथ ही मल्टीलैटरल बैंक्स के जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई हैं। तो ऐसे कुछ फाइनेंस के क्षेत्र में चर्चाएं हुई हैं। लेकिन उसके अलावा भी फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम जानते हैं भारत के इनिशिएटिव पर डिजास्टर मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिसमें काफ़ी चर्चाएं हुई। तो ऐसा केवल नहीं है कि अब G20 का जो स्वरूप है वो कुछ ही देश या कुछ ही उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, लेकिन ना केवल G20 के देश या इनवाइटी कंट्रीज, बल्कि उसके साथ ही जिन कंट्रीज पर G20 देशों के जो फैसले हैं वो असर डालते हैं, उन देशों की भी बात भारत करना चाह रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने मेघना देव, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। सीधे भारत मंडपम से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव और एक्शन ओरिएंटेड एजेंडे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो महानिदेशक हैं RIS के, और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम अमृतकाल में विश्व कल्याण। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। तो G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। क्या माना जाए कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जिस तरह से अमिताभ कांत साहब ने कहा कि ग्लोबल साउथ की एक स्ट्रांग वॉइस के रूप में उभरेगा और जो प्राथमिकताएं हमने तय की थी, दुनिया उस पर सहमति दिखाती नजर आएगी अगले 2 दिनों में? बिल्कुल ठीक है अजय जी, और जैसा अभी आपकी संवाददाता भी कह रही थी, ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। तीनों चारों विषय जो उन्होंने अभी सामने रखे और हम लोग भी देख रहे हैं, फाइनेंस ट्रैक में भी और शेरपा ट्रैक में भी कई सफलताएं भारत को मिलने की पूरी आशा है। जैसा शेरपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी आज निकल करके आया है, समावेशी और निर्णयोन्मुख जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी रही है, कई तरह के निर्णय सामने निकल करके आ रहे हैं। वो चाहे फाइनेंस के क्षेत्र में हो, चाहे विकास से जुड़े हुए हो, और चाहे हम अगर देखें तो विमेन लेड डेवलपमेंट, जो महिलाओं द्वारा विकास के लिए एक लीडरशिप देने की बात है, वो मुद्दा हो। तीनों चारों मुद्दों पर हम देख रहे हैं कि सफलता हमारे सामने खड़ी हुई है। कई देश उसमें पीछे हटने के उसमें थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सफलता हमें मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय अजय जी इसमें यही होगा कि हम ग्लोबल साउथ को अपने साथ लेके आने में सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो लीडरशिप का निर्णय परसों होगा वो हम सबके सामने होगा। अफ्रीकन यूनियन अगर इसमें शामिल होता है तो ये विश्व के लिए जो हम अपनी एक टैगलाइन के साथ काम कर रहे थे, जिस कमिटमेंट के साथ हम काम कर रहे थे, वो सफल होगा। और उसमें पूरा विश्व एक परिवार है। पूरा अफ्रीका जो अभी तक इसके बाहर था, सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही इसका सदस्य था, अब पूरे 54 राष्ट्र अपना प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन के मंच पर ला सकेंगे। सुबिमल भट्टाचार्य जी जो कि विशेषज्ञ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज के, वो भी हमारे साथ हैं, और चंचल सी सरकार जो कि आर्थिक सलाहकार हैं वित्त मंत्रालय में, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद। चंचल सर, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान बनाया गया है उसको आपने लीड किया भारत की ओर से, और अध्यक्ष को चेयर के तौर पे भी आपको चुना गया है इटली के साथ में। इसको आप भारत की कितनी बड़ी सफलता मान रहे हैं प्रेसिडेंसी के लिहाज से? फाइनेंस ट्रैक में एक बड़ा योगदान आपने निभाया सर। बहुत शुक्रिया अजय जी बुलाने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया किस्म की एक कंसेंसस बिल्ड हुआ था कि इंडिया ने जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम किया है, पूरा दुनिया को
दुनिया देख रहे हैं कि कैसे जो फाइनेंशियल इंक्लूशन लगभग 45 बरस की जो चाहिए होता था, हमारे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पेमेंट्स है, जो इंडिया स्टैक है, आधार है, उसके तहत हम लोग वो 6-7 साल में अचीव कर लिए। तो ये हमारे जो कंटेंडर जो हमने कंटेस्ट किए थे फॉर द को-चेयरशिप, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके देखते हुए सारे लोग यूनानिमसली इंडिया की को-चेयरशिप को सपोर्ट किया है। तो ये को-चेयरशिप आपको पता है कि 3 साल के लिए होते हैं, 2024 से 26 तक चलेगा। एंड ये जो एजेंडा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सुविधा होगी हमारे लिए, G20 के लिए एवं इस G20 के बाहर कंट्री जो है उनके लिए भी, ग्लोबल साउथ के लिए भी। मुझे लगता है कि इस बातचीत पर ये एक्सक्लूसिव टैग लगना चाहिए, क्योंकि चंचल सिंह सरकार साहब खुद को चेयर करने वाले हैं अगले 3 सालों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्शन प्लान। सर, ये भारत के अध्यक्षता की शायद सबसे बड़ी सफलता आप कह सकते हैं कि जो एक्शन प्लान है वो हमारी ही प्रेसिडेंसी में जारी किया गया और उसको और एडवांस करने की बात हो रही है। थोड़ा सा हमें सेंस ऑफ द हाउस दें, क्योंकि सर मीटिंग्स में तो आम आदमी नहीं जा पाते थे। भारत के डीपीआई को लेकर के पूरी दुनिया का सेंस ऑफ हाउस क्या लगा आपको, थोड़ा सा आपके जरिए हम समझना चाहें तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब हमने शुरू किए थे, हमारी प्रेसिडेंसी जब मिले थे, तब हम ये प्रेसिडेंसी हमारे, आपको सबको मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो उनका डायरेक्शन थे कि जो पीपल सेंट्रिक जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाए, जो साउथ, ग्लोबल साउथ की चीजें हैं उनका जो कंसर्न है उनको आगे बढ़ाए, जो फाइनेंशियल इंक्लूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एक चीज है कि फाइनेंशियल इंक्लूशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसका साथ हेल्प करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूशन हेल्प्स 7 आउट ऑफ 17। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये तय किया था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि बाकी लोगों को मालूम ही नहीं था कि इसको क्या है, देयर वाज नो कंसेंसस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीजें हैं। तो हमारे ये प्रेसिडेंसी के अंदर हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, सेमिनार किए हैं, हाई लेवल सेमिनार किए हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल के किए हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि क्या डीपीआई क्या होते हैं। ये ना कि केवल इमर्जिंग कंट्रीज का होता है, ये सब के लिए है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी है, और इमर्जिंग कंट्रीज के लिए भी है, और दिस इज स्केलेबल है। सो इनका जो पोटेंशियल है सब लोगों ने सुने हैं और इसके बारे में बातें किए हैं और एक कंसेंसस में आए हैं। सो दैट हैज बीन अ सक्सेस कि हमारे प्रेसिडेंसी में दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए एनेबलर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चंचल सर ने कंसेंसस शब्द का इस्तेमाल किया, यानी सबको एक साथ लेकर के आना, और जन भागीदारी के जरिए अगर आप 6.25 करोड़ लोगों को इतनी बड़ी संख्या में G20 की इस पूरी मुहिम के साथ जोड़ते हैं, 40 से ज़्यादा आप आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं अलग अलग फाइनेंस ट्रैक में, तो ये समझ सकते हैं कि हमने कितने लोगों को एक पेज पर लाने की कोशिश की। कमेंडेबल जॉब सर। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत के बारे में क्या कहा गया है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक की G20 रिपोर्ट में भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जमकर तारीफ की गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डिजिटल समावेशी विकास की दिशा में बीते 6 सालों में जितना काम हुआ उतना करने में भारत को शायद 5 दशक लग जाते। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है
उसमें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बीते एक दशक में डीपीआई के मोर्चे पर जो काम भारत ने किया, उसने भारत के विकास की कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो काम 6 सालों में किया गया, उसमें 50 साल लग सकते थे। 2008 में देश में युवा वर्ग में वित्तीय समावेशन का स्तर 25% पर था, जो अब जेम ट्रिनिटी की वजह से 80% पर है। देश में जनधन खातों की संख्या 14 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है। जनधन प्लस कार्यक्रम में 1.2 करोड़ महिलाओं के बचत खातों में बचत में 50% की बढ़ोतरी हुई। सरकार से जनता तक होने वाले पेमेंट के लिए भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। 53 मंत्रालयों ने 312 योजनाओं के जरिए 361 अरब डॉलर सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए गए। इस पहल से मार्च 2022 तक सरकार को 33 अरब डॉलर की बचत हुई, जो जीडीपी का 1.14% है। 2022 से 2023 में यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम देश की जीडीपी का 50% है। डीपीआई की वजह से बैंकों के द्वारा ग्राहकों को जोड़ने का खर्चा $23 से घटकर $0.1 हो गया। केवाईसी करने की लागत $0.12 से घटकर $0.06 हो गई, जिससे गरीब लोगों पर वित्तीय सेवाएं पहुंची। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहां दुनिया को भारत की डिजिटल क्षमताओं के बारे में बताया जाएगा। डिजिटल रूपी क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश बैसिखियार, जो आरबीआई से है। हमने देखा कि बहुत एक लंबी कवायद के बाद डिजिटल रूपी की शुरुआत हुई है, तो यहाँ ये प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य क्या है, बताएं। नई चीज़ जो भारत को मिल रहा है डिजिटल रूपी, उसके बारे में कैसे इसका प्रचार प्रसार हो और इसके बारे में देश दुनिया को पता चले। भारत इस विषय पर क्या कर रहा है, रिजर्व बैंक इस विषय पर क्या कर रहा है, इसके बारे में दुनिया को पता चले। डिजिटल रूपी के बारे में जो है वो एक तो है कि एक हमने एक यहाँ पे वीडियो लगाया है, जिससे कि जनता को, लोगों को, जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको डिजिटल रूपी क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। ये फॉरेन डेलीगेट्स हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ एक विशेष इंतजाम करके रखा है, ताकि हम उनको भी डिजिटल रूपी का एक एक्सपीरियंस दे सकें। आप देखिए कि डिजिटल क्षेत्र में जो अनुभव है उसे लोग महसूस कर सकें, इस दिशा में प्रयास किया गया, और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में डिजिटल एक्सपीरियंस जोन प्रदर्शित किया गया है। वहाँ पर तमाम डिजिटल उपलब्धियां हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर भी चर्चा की शुरुआत की गई है, जिसके फायदे के बारे में बताया गया है। यूपीआई वन वर्ल्ड सिस्टम के जरिए विदेशी मेहमानों को प्री पेमेंट वॉलेट के जरिए 6 करोड़ प्रतिष्ठानों पर भुगतान की सुविधाएं मिलेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के पहले छोटा सा संशोधन। ये जो रिपोर्ट आपने देखी, आरबीआई ने कहा 46 करोड़ जनधन खाते, वो डेटा थोड़ा सा बढ़ गया है। 50 करोड़ के आंकड़े को अब हम पार कर चुके हैं। अपडेटेड डेटा रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो लागत है बैंकिंग करने की, उसमें बहुत कमी आई है, और यही भारत की डीपीआई को एक्सेसिबल बनाती है, अफोर्डेबल बनाती है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर हमें थोड़ा सा एडवांस करना है तो उसमें भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंचल सी सरकार साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों और भारत की क्षमताओं पर जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है भारत मंडपम में, पूरी दुनिया उससे रूबरू होती हुई नजर आई। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं।
सुबिमल भट्टाचार्य जी, आपसे भी अब समझना चाहेंगे थोड़ा सा, आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के तौर पे थोड़ा सा बताइए हमें कि जो भारत की आईटी क्षेत्र की जो क्षमताएं हैं, डिजिटल इंडिया की जो क्षमताएं हैं, डिजिटल इंडिया स्टैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, शायद अभी हमने 5G और दूसरे इंडिया टेलीकॉम स्टैक की बात अभी हमने नहीं की है। कितना बड़ा इम्पैक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए और इंक्लूसिव बनाने के लिए। से शब्द इस्तेमाल किया ट्रांसफॉर्मेशनल, तो मैं समझता हूं कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया स्टैक के माध्यम से हम G20 के सामने रखे हैं, और इस वक्त जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी है। इसलिए है क्योंकि अभी तक जो G20 की मामले में टेक्नोलॉजी की बात होते थे, वो कभी एक इंक्लूसिव अप्रोच और ग्लोबल साउथ को एनकम्पास करने की कोई प्रयास नहीं थे। आज हमने इतने साल से इस देश में जिस तरीके से हमने आधार का उपयोग किया, जिस तरीके से हमने डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाया, जिस गति से हमने ये दोनों सिस्टम्स को लोगों के सामने, एक आम आदमी के सामने जिस तरीके से ये पॉपुलर किया, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता, इसमें एक बड़ा एक एम्पावरमेंट सेंस भी है। और मैं तो महसूस करता हूं देश भर में जहां जहां जाते हैं, इस वक्त मैं अमेरिका में हूं, मैं कल भी किसी प्रोफेसर से बात कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल पॉसिबिलिटी हमने दिखाए हैं एक सेफ सिक्योर माध्यम से, और हर वक्त एक अवेलेबल सिस्टम हमारे पास रहे, तो और एक जैसे चंचल सरकार जी ने कहा कि एक स्केलेबल मॉडल है, तो ये मुझे लगता है कि विश्व के सामने हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम रखे हैं, और जिस तरीके से आगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रयास होंगे, ये एक बहुत अच्छा नतीजा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे देश है जो अपने इकोनॉमीज को हैंडल करने में आज एक ऑप्टिमल तरीका से सोचते हैं, और ऑप्टिमल सिस्टम को आगे लाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया होता है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीका से इसमें फोकस किया हुआ है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीका से, हमने जब से G20 की प्रेसिडेंटशिप ली, तब से हमने जिस तरीका से टेक्नोलॉजी की जो इंक्लूसिव अप्रोच है इसमें प्रयास किया है, मुझे लगता है ये दुनिया को बहुत तरीके से फायदा हो। एक कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक सोशल और इंक्लूसिव एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता हमने दिखाया है, और आगे इसमें 2 दिन में चर्चा भी होगा और एक एग्रीमेंट भी होगा। मुझे लगता है कि हम एक बहुत बढ़िया काम किए हुए। बहुत बढ़िया बात कही आपने प्रोफेसर चतुर्वेदी। अमेरिका में बैठे हैं हमारे मित्र सुबिमल जी, वो कह रहे हैं कि वहां पर भी DPI की चर्चा हो रही है। अमेरिका में तो सर ऐसा मॉडल है कि प्राइवेट इंडस्ट्री लीड करती है, टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेकर के जाती है, कंज्यूमर्स को उसका पैसा वसूलती है और अपना प्रॉफिट बनाती है। हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, पब्लिक प्लेटफॉर्म, सब लोगों को ऑनबोर्ड किया और जनता के लिए खोल दिया, और अब हम कह रहे हैं पूरी दुनिया के लिए हम खोलने जा रहे हैं। क्या हम वाकई 3 बिलियन बैंक अकाउंट नहीं है, 4 बिलियन डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, 130-33 देशों के पास फास्ट पेमेंट नहीं है, ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं सर, उसको सॉल्व करने में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? बिल्कुल करेंगे अजय जी। जैसा आप जानते हैं, वित्तीय समावेशन के लिए जो प्रयास भारत की तरफ से सार्वजनिक हित में किए गए, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके किए गए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का जो सम्मेलन 12 और 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने किया, जिन साउथ के लीडर्स के साथ, विकासशील देशों के साथ मिलकर के हम लोगों ने आगे बढ़ने का तय करा, उसमें 125 राष्ट्रों की सहभागिता हुई, और उसमें तय हुआ कि डिजिटल क्षेत्र में भारत उनकी मदद करेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक ग्लोबल सेंटर एक बनाने की बात करी, जो कि ग्लोबल साउथ सेंटर होगा। हमारे इस एक्सीलेंस को, हमारी इस प्रतिभा को उनके साथ में शेयर करने के लिए, उनको सहभागी बनाने के लिए। तो ये जो प्रयास है, और जैसा चंचल जी कह रहे थे कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, वित्तीय समावेशन जो है, उसको हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का इस G20 की प्रेसिडेंसी के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और ये उन प्रमुख क्षेत्रों में भी अजय जी शामिल है जहां पे हम एक
सुशासन की स्थापना कर पा रहे हैं। तो वित्तीय समावेशन जो है वो सिर्फ वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने का माध्यम नहीं है, वो एक सुशासन भी स्थापित करता है। और इसके लिए भारत ने पिछले कई प्रयास ऐसे किए हैं जहां G20 शिखर सम्मेलन पूरी रूप से अलग अलग क्षेत्रों में इस सुशासन के उन तमाम मानकों को अपनी सहमति देगा, चाहे वो जो हमारे एंगेजमेंट ग्रुप रहे, जैसे कि CAG का एंगेजमेंट ग्रुप रहा, हमारे सुप्रीम ऑडिटर्स का, वहां हमने एक रोड मैप बनाया, वो हमारे फाइनेंस ट्रैक में अब टैक्स के कोऑर्डिनेशन की बात है। आपके रिपोर्ट में अभी आपने CBDC की बात करी थी, कल हम लोग इसी मंच से कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं उसकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन साथ में ही क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये जो बनाने की बात हुई है। तो कई क्षेत्रों में फिर इकोसिस्टम अजय जी बढ़ता जाता है जब हम डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो डिजिटल जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरकार के लिए, आम नागरिकों के लिए और उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये उन देशों के लिए भी जरूरी है जिनको कि कर्ज की उस तमाम बड़े अंबार में ढकेल दिया गया है, जहां पे कि उन लोगों का विश्व के बाकी वित्तीय संस्थाओं से संबंध कम हुआ है जी। अब राष्ट्रीय संस्थाएं जो इस सम्मेलन में आ रही हैं, सभी इस बात को का एहसास कर रही हैं कि हमें और ज्यादा मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, जिससे वो दक्षिण के क्षेत्र के जो देश हैं इनको इस कर्जे की आग में धकेल दिया गया, क्योंकि बाकी लोग नहीं थे, बाकी सब एकजुट नहीं थे। मुझे लगता है कि ये सम्मेलन इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जब हम वित्तीय संसाधनों के सब तक पहुंचाने का काम एक महत्वपूर्ण रूप से कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। डेट वनरेबिलिटी को लेकर के जो चर्चा हमने लगातार की, उसका असर तो हमने देखा कि प्रेसिडेंसी के दौरान ही 3 देशों को फ्रेमवर्क के तहत एक तरह से असिस्टेंस मिला और श्रीलंका को फ्रेमवर्क के बाहर भी असिस्टेंस मिला। इस बीच आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल की कवर फोटो को बदल दिया है और नया कवर फोटो आप समझ ही गए होंगे, भारत मंडपम का अब उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये देखिए, ये तस्वीर प्रधानमंत्री के एक्स हैंडल पर लगाई गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री की कवर फोटो में संसद के सामने उनकी एक तस्वीर थी। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत कल से होने जा रही है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत देश और दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष और बड़े नेता शामिल होंगे। तो भारत मंडपम भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम एक्स का कवर हैंडल, कवर फोटो प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले बदला। G20 देशों के सामने भारत की आर्थिक प्रगति में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के समावेश से अहम भूमिका जो निभाएगी, इस पूरी कवायद को विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये देखते हैं भारत मंडपम में रिजर्व बैंक की ओर से तैयार शानदार RBI डिजिटल इनोवेशन पैविलियन की एक छोटी सी झलक। उसके बाद चंचल से सरकार के पास जाएंगे और समझेंगे क्या कुछ आगे लाइंड अप है। पर जो उल्लेखनीय सफलता हासिल की है वित्तीय मोर्चे पर, RBI पैवेलियन में उसका प्रदर्शन किया गया है। डिजिटल रुपी के बारे में बताया गया और साथ ही साथ कैसे आसानी से स्मार्टफोन के जरिए क्रेडिट मिल सकता है, किसान को उसके खेत में बैठे बैठे कर्ज मिल सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेयरी लोन के लिए पायलट बेसिस पे जो ये योजना शुरू की गई, तमाम सारा डाटा जुटा के उसका प्रदर्शन किया गया। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए मुहैया होगा, कैसे एक उपलब्धि भारत को हासिल हो रही है, उन सब का प्रदर्शन इस RBI पैवेलियन में किया गया। जो इनोवेशन पैवेलियन है, यहाँ पर आप देखें, ये इसके जरिए लोग जान समझ पाएंगे और कैसे UPI, यानी जो लोग यहाँ आ रहे हैं दुनिया भर के लोग, वो UPI के जरिए लेन देन कर सकते हैं। उनके पास खाता नहीं भी हो तो वॉलेट से UPI के जरिए लेन देन हो सकता है। इन सब का भी प्रदर्शन किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है जब हम देख रहे हैं कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तमाम सफलताएं हासिल कर चुका है। यहाँ जो देश और दुनिया के तमाम लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, वो जान समझ पाएंगे इस पैवेलियन में कि कैसे ये काम करता है और उस अनुभव को उठा पाएंगे, उस अनुभव का लाभ ले पाएंगे। तो निश्चित तौर पर RBI का जो पैवेलियन है, वहां पर जो उपलब्धियां हैं
पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की, उसे दर्शाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में जो दुनिया भर के प्रतिनिधि आएंगे वो देखेंगे कि कैसे भारत प्रगति कर रहा है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, आधुनिक भारत कैसे नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और वित्तीय मोर्चे पर। कैमरामैन राहुल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंचल सिंह सरकार साहब हमारे साथ बने हुए हैं। चंचल सर, आपने फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी बहुत फोकस किया। मुझे याद आता है कोलकाता में शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरेक्शन किया गया था, और हैदराबाद में तो जो होली की तस्वीरें थी वो शायद सभी के जहन में ताज़ा होंगी। थोड़ा सा लिटरेसी, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसका इम्पैक्ट जीडीपी पर और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम वित्तीय समावेशन की, थोड़ा सा उस पर फोकस डालें सर। आपको याद होगा कि जो डिजिटल लिटरेसी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कि जैसे हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इनोवेशन हमारे जिंदगी में इतना बदलाव लाए हैं, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए हैं, उसके साथ साथ इसका रिस्क्स भी है, जो कि हमारे जो अभी एक जो जिक्र कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, G20 रिपोर्ट, तो मैं आई ऑल्सो कि इसको बताया कि दिस इज ए G20 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया है अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। सो दिस हैज बीन क्लियरली अंडर द इंडियाज प्रेसिडेंसी के ऊपर किए हैं। तो उसमें ये भी प्रोविजन की कैसे डीपीआई कैसे ये हेल्प कर सकते हैं, कि स्टडीज जो दिखाया है कि कौन सा कंपोनेंट कैसे जीडीपी को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जो आपका डिजिटल आइडेंटिटी जो अकेले बहुत जो मैकिन्जी का एक स्टडी है वो उसको दिखाया कि 3% to 13% तक जीडीपी आगे बढ़ सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल जो लिटरेसी है इससे एफिशिएंसी बहुत गुना बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, वो उससे बच सकते हैं। तो उसके बजाय जो लिटरेसी है, तो हमारे अगला जो GPFI मीटिंग है मुंबई में होगा 14, 15, 16, उसमें भी हम एक लिटरेसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ये रखे हैं इवेंट। और हमारे जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं G20 पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स, उसमें भी प्रोविजंस है कैसे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी, और सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने G20 सम्मेलन में जो आयोजित शिल्प बाजार है उसका आज अवलोकन किया। सम्मेलन में देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित शिल्प बाजार में देश की सभी प्रसिद्ध वस्तुओं और शिल्प का प्रदर्शन किया गया। जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि देश भर के कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया है, उनके उत्पादों को, उनकी सेवाओं को पूरी दुनिया तक ले जाने का एक फॉरवर्ड लिंकेज, जिसकी हम बात लगातार करते रहे कि जब तक हम जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दोनों को एक साथ लेकर के नहीं आते हैं तो कलाकारों को, इंडस्ट्रीज़ को, खासतौर पर MSME जो इंडस्ट्री है उसको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मंच G20 जिसका इस्तेमाल किया गया है देश की जो पारंपरिक शिल्प कलाएं हैं उनको पूरी दुनिया तक ले जाने का और शायद एक वैश्विक बाजार भी देने का। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं इस खास प्रोग्राम में। सुबिमल, अगर आपसे हम समझना चाहें, अमेरिका में चूंकि आप इस वक्त हैं और वहां पर G20 को लेकर के थोड़ी सी क्या हलचल है वो आपसे हम समझना चाहेंगे, और कैसे डिजिटल इंडिया का जिक्र अब वैश्विक मंचों पर होने लगा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और G20 की गूंज क्या वाकई अमेरिका और जो दूसरे कॉन्टिनेंट हैं वहां तक पहुंच पाई है इंडियन प्रेसिडेंसी के रोशनी में? सुबिमल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है कि सुबिमल जी तक हम अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए मैं सचिन जी के पास चलता हूं। सर अभी जो ये पूरा का पूरा हमने प्रेसिडेंसी देखी, उसमें इंडियन नैरेटिव को भी हमने दुनिया के सामने रखा। शिल्प मेला का अभी हमने जिक्र किया, ओडीओपी को हम लोग नरेट कर रहे हैं, डीपीआई पर हम लोग लगातार चर्चा ही कर रहे हैं, और मिलेट्स जो हमारा एक बड़ा फोकस रहा फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर के, तो शायद भारत की सॉफ्ट पावर को भी एक दिखाने का पूरे साल भर में मौका मिला और भारत ने बखूबी इसका इस्तेमाल भी किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी, क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण हमारे सामने अवसर रहा वो विकास के उन तमाम क्षेत्रों को सामने लेकर के आने का था जो कि हमने शेरपा ट्रैक में किया। जिन वित्तीय संभावनाओं को हम तलाश रहे थे, उसको एक सर्वसमावेशी विकास का जो हमारा मॉडल है उसको हम जो सामने लेकर के आना चाहते थे, उससे वित्तीय ट्रैक में जैसा आपने कहा कि 40 मीटिंगों से ज्यादा हम लोगों ने करी और उसको सामने लेकर के आने का प्रयास हुआ। चंचल जी ने अभी वित्तीय समावेशन की चर्चा करी, तो ये हमारे सामने ऐसे कई महत्वपूर्ण अवसर थे जब पिछले कुछ वर्षों का जो भारत का विकास का अनुभव है, जो हमने 2014 के बाद में कई प्रयास अलग अलग क्षेत्रों में किए, उसमें महिलाओं की सहभागिता, उसमें ग्रामीण अंचलों का जुड़ना, उसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका, उसमें विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका, टेक्नोलॉजी का रोल, प्राइवेट सेक्टर का रोल, ये सारे जो अलग अलग हमारे विकास के अनुभव रहे, इन सबको हमने जोड़ा। और इसमें सिर्फ बड़े उद्योग रहे ऐसे नहीं हुए, कई जो छोटे निजी उद्योग थे उन लोगों की भी प्रतिभागिता हुई। तो ऐसे कई क्षेत्र हुए जिसको हमने सामने लेकर के आया। दूसरे जो महत्वपूर्ण, माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है, इस कार्यक्रम को मुझे समेटना पड़ेगा। आगे हमारी जो टीम है वो इंतजार कर रही है। आपका बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और सोमल भट्टाचार्य जी आपका भी शुक्रिया, और चंचल सी सरकार साहब खासतौर पर इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक परिवार, एक दुनिया। G20 की मेजबानी के लिए तैयार है दिल्ली। जलवायु परिवर्तन और करप्शन पर प्रहार जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत मंडपम पर होगी पूरे विश्व की नजर। आर्थिक तौर पर जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी एक झलक भारत